गाइस, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल द हॉरर 11 पे। अगर आपको हॉरर स्टोरी सुनना पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज हम आपको एक टैक्सी ड्राइवर की डरावनी कहानी के बारे में बताने वाले हैं, जिसको सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और बहुत मजा भी आने वाला है। उससे पहले वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ चलिए आज की स्टोरी शुरू करते हैं। मुंबई शहर जो रात को भी कभी नहीं सोता, लेकिन उस रात सड़कें कुछ अलग थीं। हवाओं में ठंडक नहीं, एक अजीब सी खामोशी थी। स्ट्रीट लाइटें टिमटिमा रही थीं, मानो कुछ कहना चाहती हूँ। मैं अर्जुन सिंह, पेशे से टैक्सी ड्राइवर, रोज की तरह रात 11 बजे सीएसटी स्टेशन से सवारियां ढूंढ रहा था। रोज की तरह थकान थी, लेकिन उस दिन कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, मानो किसी अनजानी सवारी का इंतजार हो। करीब 12:20 पर एक महिला धीरे धीरे चलती हुई आई। चेहरे पर लंबा घूंघट, सफेद सलवार सूट और पांव जमीन पर नहीं बल्कि हल्के हल्के हवा में तैरते हुए लग रहे थे। उसने धीमे स्वर में कहा, भाई साहब, क्या कांजूर मार्ग तक चलोगे? आवाज में नमी थी, पर न जाने क्यों मैं मना नहीं कर पाया। मैं खुद हैरान था, लेकिन जैसे मेरी जुबान किसी और के नियंत्रण में थी। वो पिछली सीट पर बैठी। मैंने टैक्सी स्टार्ट की। रियर व्यू मिरर में देखना चाहा, लेकिन घूंघट इतना गहरा था कि चेहरा साफ नहीं दिखा। कहाँ कांजूर मार्ग? मैंने पूछा। झील के पास, जहां कोई नहीं जाता, उसने जवाब दिया। मुझे ठंड सी लगने लगी। इतनी गर्मी में टैक्सी के अंदर पसीने की जगह कांपन थी। रेडियो अपने आप ऑन हो गया बिना बटन दबाए, और उसमें पुराना गाना बजने लगा। कहीं दीप जले कहीं दिल। मैंने झट रेडियो बंद किया। रास्ते भर उसने कोई बात नहीं की, लेकिन मुझे साफ महसूस हो रहा था कि वो कुछ कह रही है, शायद मेरी सोच में या मेरे कानों में। मेरे हाथ कांप रहे थे। स्टीयरिंग पकड़ना मुश्किल हो रहा था। कांजूर मार्ग की तरफ जाने वाली सड़कें सुनसान थीं, और हम जैसे ही उस पुरानी झील के पास पहुंचे, उसने कहा, यहाँ रोक दो। मैंने टैक्सी रोकी और मुड़ा, लेकिन सीट खाली थी। दरवाजा नहीं खुला, कोई आवाज नहीं हुई, लेकिन टैक्सी से वो जा चुकी थी। मैं डर के मारे कांप गया। तभी रेडियो फिर चालू हो गया। तुम आए तो आया मुझे याद। रात 12:45 हो चुके थे। कांजूर मार्ग की सुनसान झील के किनारे में अकेला बैठा था। हाथ स्टीयरिंग पर थे, पर शरीर मानो सुन्न हो गया था। दिल धक धक नहीं, अब धम धम कर रहा था, जैसे शरीर बता रहा हो कि कुछ बहुत गलत हुआ है। रेडियो अब भी चालू था, लेकिन गाना बीच में ही अटक गया था। तुम आए तो? फिर वही लाइन, बार बार, जैसे टेप अटक गया हो। मैंने रेडियो बंद किया और फिर चारों ओर देखने लगा। झील के किनारे धुंध फैली थी और हवा अजीब तरह से सनसनाती हुई चल रही थी। झील के उस पार एक पेड़ के नीचे कुछ हलचल दिखी। पहले तो लगा कोई कुत्ता होगा, लेकिन नहीं, कहीं वो तो कुछ और था। एक परछाई, मानो किसी इंसान की, जो झील के किनारे कुछ तलाश रही हो। मैंने आंखें मसल कर देखा। वो वही औरत थी, वही सफेद कपड़े, वही चाल, लेकिन अब वो मेरे टैक्सी से कुछ दूरी पर खड़ी थी, झील की तरफ मुंह करके। मैडम, मैं चिल्लाया, पर मेरी आवाज खुद मुझे ही डरावनी लगी। वो नहीं मुड़ी। मैं टैक्सी से बाहर निकला और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। मेरा हर कदम भारी हो रहा था, जैसे जमीन मुझे पकड़ रही हो। जैसे जैसे मैं पास गया, धुंध और गाढ़ी होती गई। अचानक झील से आती सड़ी मछलियों और कीचड़ की गंध ने मुझे रोक दिया। अब मैं बस 10 से 12 कदम दूर था। आप कौन हैं? मेरे मुंह से फुसफुसाहट निकली, और तभी वो मुड़ी। घूंघट हट चुका था। चेहरा देखा तो मेरी चीख अंदर ही घुट गई। उसके चेहरे पर आंखें नहीं थीं, सिर्फ गहरे काले गड्ढे, मुंह तक सीलन से भरा, और वो मुस्कुरा रही थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं वहीं गिर पड़ूंगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ इशारा किया झील के अंदर की ओर। मेरे पैरों में जैसे किसी ने जंजीर डाल दी हो। मैं वहीं रुक गया। कुछ देर वो मुझे देखती रही, फिर झील की ओर मुड़ी और धीरे धीरे झील के अंदर चली गई। हाँ, चलकर, जैसे पानी उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। मैं कांपते हुए वापस टैक्सी में आया। इंजन स्टार्ट किया, पर टैक्सी चालू ही नहीं हुई। और तभी पीछे की सीट से धीमे स्वर में आवाज आई, अभी तो सफर शुरू हुआ है अर्जुन। मैंने पीछे देखा, कोई नहीं था। मैंने टैक्सी स्टार्ट करने की हर कोशिश कर ली थी, लेकिन इंजन जैसे मर चुका था। चाबी घुमाता, एक अजीब खरखराहट की आवाज आती, और फिर सन्नाटा। पसीना माथे से गर्दन तक बहने लगा, पर हवा अब भी ठंडी थी।
रियर व्यू मिरर में बार बार देख रहा था। कोई नहीं था, लेकिन वो आवाज, अभी तो सफर शुरू हुआ है अर्जुन, वो अब भी गूंज रही थी जैसे टैक्सी की सीटों में समा गई हो। मैंने खुद को संभाला, मोबाइल निकाला, नेटवर्क चला गया था। क्या साला सपना था ये, मैंने खुद से पूछा। पर मन जानता था ये सपना नहीं था। करीब 1:15 जैसे तैसे टैक्सी स्टार्ट हुई। मैंने झटपट उल्टी दिशा में मोड़ ली और तेजी से वापस शहर की तरफ भागा। दिल की धड़कनें अब भी दौड़ रही थी और हाथ कांपते हुए स्टीयरिंग पर थे। अगली 2 रातें मैंने टैक्सी ही नहीं चलाई, बैठा रहा। बीवी से भी कुछ नहीं कहा, सोचा पागल समझेगी, लेकिन मन में एक ही सवाल घूमता रहा, वो औरत कौन थी और उसने मेरा नाम कैसे जाना। तीसरी रात फिर हिम्मत की, सोचा शायद वो सब मेरा भ्रम था। लेकिन जैसे ही टैक्सी स्टेशन पहुंची, वो फिर दिखी। वही सफेद कपड़े, वही घूंघट। इस बार भी पिछली सीट पर बिना कुछ कहे बैठ गई। मैं डर के मारे पसीना पसीना हो गया। कहाँ चलना है, मैंने पूछा। इस बार उसने कुछ नहीं कहा, बस सीट के पीछे से एक कागज फेंका। मैंने कांपते हाथों से उसे उठाया। एक पुराना अखबार का टुकड़ा था, पीला पड़ा हुआ। हेडलाइन थी, कांजुर मार्ग झील में युवती ने की आत्महत्या, प्रेमी की बेवफाई बनी वजह। नीचे तस्वीर थी, वही औरत, रश्मि, उम्र 26, मौत 2001। मैंने सांस रोकी। उसकी मौत को 20 साल हो चुके थे। अब वो मेरी टैक्सी में क्यों बैठी थी? मैंने पीछे देखा, लेकिन सीट खाली थी। फिर से अब मुझे समझ आ चुका था, ये कोई आम सवारी नहीं, ये कहानी अब मेरे साथ बन चुकी थी। और उसी रात से हर रात वो कहीं ना कहीं मेरी टैक्सी में बैठ जाती, कभी पीछे, कभी अगल बगल, कभी शीशे में परछाई बनकर। अब मैं उससे पीछा छुड़ाना चाहता था, पर कैसे? अब मुझे समझ आ चुका था, ये कोई आम भूत की कहानी नहीं थी, ये मुझसे जुड़ चुकी थी। हर रात वो औरत मेरी टैक्सी में बैठती, कभी सामने वाली सीट पर दिखती, कभी कभी शीशे में झलकती, कभी रेडियो पर उसकी फुसफुसाहट सुनाई देती। मैं अब डर से ज्यादा उलझन में था, वो चाहती क्या थी मुझसे। मैं पंडितों के पास गया, बाबाओं से मिला, इंटरनेट पर भूत से पीछा कैसे छुड़ाएं तक सर्च किया। किसी ने कहा नींबू मिर्ची लटकाओ, किसी ने हनुमान चालीसा रोज पढ़ो, तो किसी ने कहा तंत्र मंत्र करवाओ। मैंने सब किया, कुछ भी नहीं बदला। बल्कि अब तो वो दिन में भी आने लगी थी। एक बार दोपहर में मैं एक बुजुर्ग सवारी को बांद्रा छोड़ने जा रहा था। सवारी कुछ बोल नहीं रही थी, बस खिड़की से बाहर देख रही थी। मैंने कहा, बाबा कहाँ उतरना है? उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैंने दर्पण में देखा, पीछे रश्मि बैठी थी। मैंने झट टैक्सी रोकी, बाहर निकला, पीछे का दरवाजा खोला, कोई नहीं, बुजुर्ग भी गायब। अब ये पागलपन था या भूत का कोई खेल? मैंने आखिरकार एक सच्चे तांत्रिक बाबा से मिलने का फैसला किया। उसका नाम था भैरवनाथ, जो ठाणे की एक वीरान पहाड़ी पर रहता था। लोगों ने बताया कि उसने सैकड़ों आत्माओं को मुक्ति दिलाई है। मैं देर रात वहां पहुंचा। बाबा ने मेरी बात ध्यान से सुनी, फिर कहा, जिस आत्मा ने तुझे चुना है, वो तुझसे कुछ चाहती है। उससे सवाल कर, जवाब मिलेगा। लेकिन याद रख, जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। पर बाबा, वो बोलती ही नहीं। मैं चीखा। बाबा ने मेरी आंखों में देखा। अगर वो तेरे साथ है तो आज रात फिर आएगी। उससे कहना तू उसकी मदद करना चाहता है। जो राज वो छुपा रही है, वही तेरी मुक्ति है। उस रात मैं फिर टैक्सी लेकर निकला। दिल भारी था, पर इस बार डर से ज्यादा एक फैसला था। करीब 2 बजे रात, जैसे ही मैं अंधेरी की एक सुनसान सड़क पर पहुंचा, रेडियो अपने आप चालू हो गया। हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। मैं मुस्कुराया। आ गई तू, मैंने कहा। अगर कुछ चाहिए तुझे तो बता, मैं मदद करूंगा, लेकिन यूं पीछा मत कर। और तभी टैक्सी की लाइटें अपने आप बंद हो गईं, इंजन भी, पूरा अंधेरा। पीछे से आवाज आई, अगर सच्चाई जानना चाहता है तो उस अस्पताल चल जहां मेरी मौत नहीं, मेरी हत्या हुई थी। उस रात की बात है जब मैं डर और जिज्ञासा दोनों के बीच फंसा था। रश्मि की आवाज की गूंज अभी भी कानों में थी। अगर सच्चाई जानना चाहता है तो उस अस्पताल चल जहां मेरी मौत नहीं, मेरी हत्या हुई थी। मैंने गाड़ी मोड़ी और सीधे उस अस्पताल की तरफ बढ़ा। वो पुराना जर्जर अस्पताल था जो कई सालों से बंद पड़ा था। कहते थे कई लोगों की मौतें
यहाँ रहस्यमय परिस्थितियों में हुई थी। मुझे वो जगह आते ही अजीब सी ठंडक महसूस हुई। बाहर तो गर्मी थी, लेकिन अंदर घुसते ही जैसे सब कुछ ठंडा और वीरान हो गया। मैं अंदर गया, सीढ़ियां जर्जर थीं, दीवारों पर पुराने नक्शे और धूल जमी हुई थी। एकदम सन्नाटा। मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और धीरे धीरे ऊपर की मंजिल की तरफ बढ़ने लगा। तभी मैंने एक कमरे का दरवाजा धीरे से खुला पाया। कमरे के अंदर फटे पुराने अखबार बिखरे थे। उनमें से एक अखबार पर बड़ा सा हेडलाइन लिखा था, रश्मि की मौत, आत्महत्या या हत्या। मैंने अखबार पढ़ना शुरू किया। खबर में बताया गया था कि रश्मि को उसके प्रेमी ने धोखा दिया था और बाद में अस्पताल के अंदर ही कुछ अज्ञात शख्स ने उसकी हत्या कर दी थी, पर पुलिस ने इसे आत्महत्या बताया था। मामला दबा दिया गया। मेरे भीतर एक हलचल हुई। मैंने महसूस किया जैसे कोई मेरे कंधे पर हाथ रख रहा हो। मैं घबराया और पीछे मुड़ा, पर कोई था नहीं। तभी अचानक कमरे की एक दीवार पर पुरानी खून की धब्बे जैसी लाल स्याही की धारियां दिखी। उनका आकार एक तरह के निशान की तरह था, शायद किसी ने मदद के लिए कुछ लिखा था। मेरी नजर नीचे गिरी तो वहां फटे कपड़ों के टुकड़े मिले, जैसे कोई जोर से छूटने की कोशिश कर रहा हो। मैं समझ गया, रश्मि को सिर्फ धोखा नहीं मिला था, बल्कि उसकी जान लेने की साजिश रची गई थी। और शायद वो आत्मा मेरी मदद इसलिए मांग रही थी ताकि उसकी सच्चाई सामने आ सके। मेरे दिल ने तेजी से धड़कना शुरू किया। मुझे पता था यह सफर आसान नहीं होगा, पर अब मैं पीछे नहीं हट सकता था। इसी बीच कमरे के कोने में धीरे धीरे एक धुंधली परछाई उभरने लगी और वह आवाज फिर से गूंजी, मदद करो अर्जुन। मैंने अपने आप से कहा, रश्मि, तेरी सच्चाई जरूर सामने लाऊंगा। अस्पताल के उस कमरे में खड़े खड़े मेरी रूह कांप रही थी। धुंधली परछाई धीरे धीरे साफ होती जा रही थी। मैं देख पा रहा था वो वही रश्मि थी, पर अब उसकी आंखों में दर्द और गुस्से का आगाज था। उसने कहा, अर्जुन, मेरी हत्या का राज जानना है तो उस डॉक्टर के कागज देखो जो इस अस्पताल में छुपा है। उस पर मेरा सारा सच लिखा है। डॉक्टर? कौन डॉक्टर? मैंने हिम्मत जुटाकर पूछा। डॉक्टर शर्मा। मेरी मौत के दिन वही अस्पताल में था और उसने सच छुपाया। मैंने अपने जेब से टॉर्च निकाली और चारों ओर देखा। धूल में कुछ फाइलें बिखरी थीं। एक फाइल पर नाम लिखा था, रश्मि केस फाइल। हाथ कांप रहे थे, पर मैंने फाइल खोली। उसमें मेडिकल रिपोर्ट्स, पुलिस रिपोर्ट्स और कुछ पन्नों पर हाथ से लिखी बातें थीं। एक पन्ने पर लिखा था, रश्मि की मौत उस दिन आत्महत्या नहीं हत्या है, लेकिन अस्पताल के वरिष्ठ अधिकारियों ने इसे दबा दिया है। डॉक्टर शर्मा और कुछ अन्य लोग इसमें शामिल हैं। मैंने गहराई से सांस ली। उस समय अस्पताल की हवा मेरे लिए जंजीर सी थी जो मुझे बांध रही थी उस सच्चाई से। मैंने फाइल को समेटा और जैसे ही बाहर निकलने की कोशिश की, वहां का माहौल बदल गया। अंधेरा और गाढ़ा हो गया। आवाज आई, इन्हें बताओ, बताओ कि मुझे न्याय दो। मेरे कदम आगे बढ़े, पर साथ ही मेरा दिल भारी होता गया। मैंने महसूस किया कि मेरी जिंदगी अब पूरी तरह इस भूतिया कहानी में उलझ चुकी थी। मैंने तय किया कि अगले दिन सुबह ही मैं इस मामले की सच्चाई किसी भरोसेमंद पुलिस वाले से शेयर करूंगा। लेकिन उस रात मुझे नींद नहीं आई। रश्मि की तस्वीर मेरी आंखों के सामने घूम रही थी और मैं सोच रहा था, क्या मैं इस सफर को पूरा कर पाऊंगा? क्या मैं अपनी जान बचा पाऊंगा? सुबह की पहली किरण जब मुंबई के आसमान पर फैली तो मेरा दिल भारी था। मैंने अपने मन में ठाना था कि आज ही किसी भरोसेमंद पुलिस अधिकारी से मिलकर रश्मि की कहानी बताऊंगा। शहर की भीड़, गहमागहमी और तेज आवाजें उस वक्त कुछ शांत और दूर लग रही थीं। मैं थाने गया। दरवाजे पर पहरेदार से कहा, सर, मेरे पास एक बहुत अहम केस की जानकारी है जिसमें एक आत्मा का मामला है। पहले तो वह हंसा, पर मेरी गंभीरता देखकर मुझे एक इंस्पेक्टर के पास ले गया। इंस्पेक्टर का नाम था संदीप मानिक, एक सख्त लेकिन ईमानदार अफसर। मैंने पूरी बात बताई, अस्पताल की हत्याकांड की फाइल और कैसे मैं उसकी मदद करना चाहता हूँ। इंस्पेक्टर ने मेरी बातें बड़े ध्यान से सुनी। अर्जुन, ये सब सुनकर तो मैं हैरान हूँ, पर देखो, तुझे कोई पागल समझे तो कैसे? उसने कहा। मैंने फाइल दिखाई। इंस्पेक्टर ने उसे ध्यान से पढ़ा, फिर बोला, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कल मैं उस अस्पताल की जांच शुरू करता हूँ। मुझे थोड़ी राहत मिली, लेकिन डर अभी भी था। मैं समझ चुका था कि यह केस कितना खतरनाक हो सकता है। वो दिन बीता और अगले दिन इंस्पेक्टर मानिक अस्पताल के उस पुराने हिस्से की जांच के लिए गया। मैं भी उसके साथ था।
अस्पताल के अंदर हर जगह धूल और जर्जर दीवारें थीं, जैसे कोई समय के साथ सड़ता जा रहा हो। इंस्पेक्टर ने कहा, यहाँ से कुछ भी छुपाया नहीं जा सकता। हम हर कागज और सबूत ढूंढेंगे। अचानक एक कमरे में हमें एक छुपा हुआ लॉकर मिला। जब उसे खोला गया तो अंदर कुछ फाइलें और एक डायरी मिली। डायरी रश्मि की थी। मैंने देखा, उसका लिखा हुआ था, मैं सच से डरती हूँ, पर यह सच जानना जरूरी है। अगर मेरी मौत का राज सामने आएगा तो मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। इंस्पेक्टर ने गंभीर होकर कहा, अर्जुन, अब यह मामला सिर्फ भूत प्रेत का नहीं बल्कि इंसाफ का है। हमें जल्दी कार्रवाई करनी होगी। डायरी खोलते ही रश्मि की लिखावट मुझे उसकी जिंदगी की सच्चाई के करीब ले आई। हर पन्ने पर दर्द और उम्मीद की झलक थी। रश्मि ने लिखा था कि उसका प्रेमी एक अमीर लड़का से झूठा वादा करके मिला था। उसने उसे धोखा दिया, लेकिन रश्मि ने हार नहीं मानी। उसने अस्पताल के अंदर उस लड़के की चालाकी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उस लड़के ने अपने प्रभाव से अस्पताल के डॉक्टर शर्मा को भी अपने साथ मिला लिया था। डॉक्टर शर्मा ने रश्मि की हालत को गंभीर बनाकर उसकी हत्या की साजिश रची थी और मामले को आत्महत्या का रंग दे दिया था। डायरी के आखिरी पन्ने पर एक नाम लिखा था, विजय। वह वही लड़का था जिसे रश्मि ने फंसा हुआ बताया था। मैंने इंस्पेक्टर मानिक को बताया और उसने कहा, अर्जुन, हमें विजय का पता लगाना होगा। यही सच्चाई के दरवाजे की चाबी है। लेकिन जैसे ही मैं टैक्सी में बैठा, रेडियो पर अचानक वही भटकती आवाज गूंजने लगी, मदद करो अर्जुन, सच सामने लाओ। मुझे महसूस हुआ कि यह सफर अभी खत्म नहीं हुआ। विजय की तलाश अब मेरी जिंदगी और रश्मि की आत्मा दोनों के लिए बेहद अहम थी। अब मेरे पास नाम था विजय। रश्मि की डायरी में लिखा गया आखिरी नाम उसके जीवन की आखिरी सांसों से जुड़ा हुआ। मैं और इंस्पेक्टर मानिक उसकी खोज में लग गए। हमने सबसे पहले पुराने अस्पताल के कर्मचारियों की लिस्ट खंगाली। रजिस्टर में एक नाम मिला, विजय सिंघानिया, जो उस समय एक फार्मा कंपनी में मेडिकल डिलीवरी का काम करता था। कहाँ था, कोई नहीं जानता था। इंस्पेक्टर ने सरकारी रिकॉर्ड्स खंगाले। पता चला कि विजय ने कुछ साल पहले नाम बदलकर विक्रम सहगल रख लिया था और अब पुणे में एक दवा फैक्ट्री चला रहा था। वो छुप रहा है, मानिक ने कहा, और इसका मतलब है कि वो कुछ छुपाना चाहता है। हम उसी रात पुणे के लिए रवाना हुए। रास्ते में मेरी टैक्सी की खिड़कियों पर अजीब सी नमी जम रही थी। रेडियो अपने आप चलने लगा। वो वही है अर्जुन, वही। मैंने मानिक की तरफ देखा। वो जानती है कि हम सही रास्ते पर हैं। पुणे पहुंचे तो सुबह के 4 बजे थे। इंस्पेक्टर के पुराने कनेक्शन ने हमें विक्रम सहगल की फैक्ट्री का एड्रेस दिया। हम वहां पहुंचे। फैक्ट्री अभी बंद थी, लेकिन गार्ड के केबिन में एक रजिस्टर रखा था। उसमें हर आगंतुक का नाम और तारीख दर्ज थी। पिछली रात एक अजीब सी एंट्री थी, विजय रश्मि 1:15 रात के 1 बजे। मेरा दिल कांप उठा। ये कैसे हो सकता है, मैं बुदबुदाया। इंस्पेक्टर ने तुरंत गार्ड से पूछताछ की। वह घबराया हुआ था। बोला, सर, कल रात एक आदमी आया था और उसके पीछे एक औरत, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकला वहां कोई नहीं था और कमरे की खिड़की अपने आप टूट गई। इंस्पेक्टर मानिक ने मेरी तरफ देखा। अर्जुन, ये आत्मा अब खुद विजय तक पहुंचना चाहती है, पर शायद उसके पास कुछ नहीं रह गया सिवाय तेरे। हमें यकीन हो गया रश्मि की आत्मा ने विजय को डराना शुरू कर दिया था। अब वक्त था सामना करने का। पुणे की उस सर्द सुबह, जब फैक्ट्री की दीवारें अंधेरे और डर से कांप रही थी, मैं और इंस्पेक्टर मानिक विक्रम उर्फ विजय का सामना करने को तैयार थे। हमें खबर मिली कि वह शहर के बाहर एक फार्म हाउस में रहता है। गार्ड ने बताया था कि वो हर शुक्रवार वहां खुद को छिपाने जाता है। हम उसी रात वहां पहुंचे। फार्म हाउस बेहद सुनसान और घना था। चारों तरफ ऊंचे पेड़, टूटती बाड़ें और एक वीरान झील का सन्नाटा। गेट खोला और हम धीरे धीरे अंदर पहुंचे। विजय, अब विक्रम अकेला था। शराब की बोतल उसके हाथ में थी और चेहरे पर भय और पसीना साफ दिखता था। हमें देखते ही वो चिल्लाया, वो आ रही है, वो मुझे छोड़ती नहीं। इंस्पेक्टर मानिक ने उसका कॉलर पकड़ा। सच बता विजय, क्या हुआ था उस रात? विजय कांपते हुए बोला। मैंने उससे प्यार का नाटक किया, लेकिन जब उसने शादी की बात की तो मैं डर गया। डर गया या फंस गया? मानिक चीखा। विजय बोला, उस रात मैंने उसे अस्पताल बुलाया। मैंने उसे धक्का नहीं दिया था, मैं बस उसे डराना चाहता था, लेकिन डॉक्टर शर्मा ने उसे पकड़ लिया। वो उसे मारना चाहता था। तू चुपचाप देखता रहा, मैंने गुस्से में कहा। हाँ,
मैं डर गया था। शर्मा ने कहा कि अगर मैंने कुछ बताया तो मेरी फैक्ट्री लाइसेंस रद्द करवा देगा। मैंने चुप रहना चुना। पर रश्मि अब रोज मेरे सपनों में आती है, मुझे माफ नहीं करती। और तभी कमरे की लाइट बंद हो गई, हवा भारी हो गई, खिड़कियां अपने आप जोर से बंद हो गईं और सामने रश्मि की आत्मा दिखाई दी। वो हवा में तैरती हुई जलती आंखों से विजय को देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा एक दर्दनाक शांति से भरा था। अब समय आ गया है विजय, सच कबूल कर ताकि मैं मुक्त हो सकूं। विजय फूट फूट कर रोने लगा। मुझे माफ कर दो, प्लीज माफ कर दो। अचानक कमरे में रोशनी भर गई, हवा थम गई और रश्मि की आत्मा धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। उसकी आंखों में अब दर्द नहीं, शांति थी। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, शुक्रिया अर्जुन, अब मैं आजाद हूं। और वो लुप्त हो गई। सिर्फ एक हल्की सी चमक कमरे में रह गई। मैं अर्जुन, एक टैक्सी ड्राइवर जो कभी बस सवारियां ढोता था, अब एक आत्मा को न्याय दिला चुका था। रश्मि की आत्मा अब मुक्त थी। तो आज की स्टोरी कैसी लगी दोस्तों? अगर आपको और ऐसी हॉरर स्टोरी सुनना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अगले स्टोरी के साथ।